नाउ नेक्स्ट इज द कि एंट्रोपी चेंज क्या रहा होगा जब एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होता है। तो सबसे पहले लिखो, फिर से देख लो, एंट्रोपी। एंट्रोपी अगेन क्या होता है बताओ, व्हाट इज एंट्रोपी, जिसको कि हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से। एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिस्टम, यही बात रही होती है ना। हम क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सिस्टम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इन सिस्टम। इन सिस्टम बोल दिया मतलब क्या, सिस्टम के अंदर ही है ना, बात तो बराबर है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे कि हमने क्या बोला कि सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोजर होंगे, तो रैंडमनेस यहां पर क्या होगी, कम होगी। जैसे कि कोई एक्स कंपाउंड है, वो किस में है, सॉलिड स्टेट में है, किस में है, सॉलिड स्टेट। जैसे कि हम आइस की बात कर लें, ठीक है ना, वो किस में है, यहां पर सॉलिड स्टेट में है। और दूसरा जो है हमारे पास में एक्स कंपाउंड ही किस में है, लिक्विड स्टेट में, किस में है, लिक्विड स्टेट में। एक्स कंपाउंड इज प्रेजेंट इन लिक्विड फेज। एंड थर्ड जो ले लिया हम लोगों ने, थर्ड सिस्टम, जिसमें कि एक्स जो है वो क्या है, गैसियस स्टेट में है, ठीक ना। यहाँ पर जो एक्स है वो किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। बोलो बात समझ में आ रही है, यहाँ पर गैसियस स्टेट में है। तो सबसे ज्यादा जो रेंडमनेस होता है, क्योंकि सॉलिड में क्या होते हैं, सॉलिड में रेंडमनेस जो होगी सबसे कम होगी यहाँ पर मूवमेंट करने, क्योंकि इनके बीच में गैप ही क्या रहा होता है, बहुत ही कम रहा होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपने पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। मूवमेंट वहां पर पॉसिबल नहीं होता है। अब मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है मतलब क्या है, मतलब रेंडमनेस क्या होगी, सबसे लिस्ट होगी, क्या होगी, लिस्ट होगी। मॉलिक्यूल क्लोजली अरेंज्ड, यहां पर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अरेंज्ड इन सॉलिड स्टेट। मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अरेंज्ड, क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्लोजली अरेंज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ये आइस है, क्या है, आइस। तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होंगे, है ना। अब इसमें से जैसे ही सॉलिड से किस में गया, ये लिक्विड में गया, तो रेंडमनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि इनमें से अगर हम बात करें ना, सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड फॉर्म कौन सा है, सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म इज द मोस्ट ऑर्डर्ड फॉर्म होता है, ठीक ना। क्या होता है, मोस्ट ऑर्डर्ड फॉर्म। ये क्या रहा होता है, सॉलिड स्टेट इज द मोस्ट, सॉलिड स्टेट में क्या होगा, मोस्ट ऑर्डर्ड फॉर्म रहा होगा, यहां पर मोस्ट ऑर्डर्ड रहा होगा, ठीक ना। यानी कि रेंडमनेस यहां पर क्या रही होगी, सबसे कम रही होगी। यहां पर रेंडमनेस क्या रही होगी, रेंडमनेस यहां पर क्या रही होगी, लिस्ट रही होगी। सॉलिड स्टेट में रेंडमनेस क्या होती है, लिस्ट होती है। बोलो बात समझ में आ रही है। यहां पर भी क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट लेस देन क्या होता है, क्लोजली अरेंज्ड होते हैं यहां पर भी, बट लेस देन क्या होगा, सॉलिड। मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अरेंज्ड, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अरेंज्ड बट लेस देन सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में यहां पर लेस क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। तो यहां पर रेंडमनेस क्या हो जाएगी, यहां पर लिस्ट थी मतलब यहां पर सबसे कम था, सबसे कम यहां पर था, रेंडमनेस यहां पर क्या था, सबसे कम था, ठीक ना। मोस्ट ऑर्डर्ड फॉर्म रहा होता है यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा,
लेस ऑर्डर्ड फॉर्म हो जाएगा, लेस ऑर्डर्ड फॉर्म एज कंपेयर टू द सॉलिड, है ना, लेस ऑर्डर्ड एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में ये क्या होगा, लेस ऑर्डर्ड रहा होगा। तो बताओ रेंडमनेस यहां पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेंडमनेस यहां पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके कंपैरिजन में रेंडमनेस यहां पर आने पर, लिक्विड में आने पर रेंडमनेस विल गोइंग टू बी इंक्रीजेज। रेंडमनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और रेंडमनेस यहां पर लिस्ट है मतलब क्या है, रेंडमनेस कम है मतलब एंट्रोपी, एंट्रोपी यहां पर क्या रही होगी, लिस्ट रही होगी, है ना। यहां पर रेंडमनेस बढ़ गया मतलब एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब यहां से यहां की ओर आएंगे तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है ये। अब वहीं पर अगर हम गैस की बात कर लें, यहां पर जैसे ही गैसेस में आएगा तो रेंडमनेस क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, है ना। कि गैसियस में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नॉट क्लोजली पैक्ड, या फिर मतलब बोल सकते हो क्या कि मतलब यहां पर भी क्लोजली नहीं होते हैं, ठीक ना। आर क्लोजली अरेंज्ड, मतलब क्लोजली तो यहां पर भी नहीं होते हैं, ठीक ना। मॉलिक्यूल्स आर नॉट क्लोजली अरेंज्ड, नॉट ही लिख दो, ठीक ना। यहां पर आप लिख दो लेस की बजाय आप नॉट क्लोजली लिख दो, ठीक ना, क्योंकि यहां पर तो मूवमेंट करता है ना इधर से हमारे पास उधर की ओर। मॉलिक्यूल्स आर नॉट क्लोजली अरेंज्ड, आर नॉट, आर नॉट लिख दो। क्लोजली होते हैं बट सॉलिड के कंपैरिजन में कम होते हैं, या फिर आप बोल दो कि डिसऑर्डर्ड ही होते हैं। क्या होते हैं, डिसऑर्डर्ड होते हैं। क्या होते हैं, नॉट क्लोजली अरेंज्ड, ठीक ना। क्या लिख लो, नॉट क्लोजली अरेंज्ड, ठीक है। लेस ऑर्डर्ड भी लिख सकते हो, लेस क्लोजली पैक्ड भी लिख सकते हो, वो भी सही है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। लेस क्लोजली अरेंज्ड होता है उसमें, बोल सकते हो वो भी बात, ठीक ना। सिंपली आप समझो कि ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगी, रेंडमनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर जब लिक्विड से किस में आया जाएगा, गैस में, तो गैस में क्या हो जाएगा, यहां पर तो क्या हो जाते हैं, डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मोस्ट, वो क्या था, मोस्ट ऑर्डर्ड फॉर्म था, तो ये क्या हो जाएगा, मोस्ट डिसऑर्डर्ड फॉर्म। अब मोस्ट डिसऑर्डर्ड फॉर्म है, इसका मतलब क्या है, रेंडमनेस मैक्सिमम हो जाएगा। यहां पर मोस्ट डिसऑर्डर्ड फॉर्म है मतलब रेंडमनेस यहां पर क्या हो जाएगी, रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगी, यहां पर मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, यानी कि एंट्रोपी यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। मोस्ट एंट्रोपी इन गैसियस फेज ऑफ दैट कंपाउंड, यानी कि मोलार एंट्रोपी जो है, यानी कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अगर सबका ले लें हम, ठीक ना, 1 मोल ऑफ सॉलिड ले लें हम एक्स का, 1 मोल ऑफ लिक्विड ले लें एक सब्सटेंस का, 1 मोल ऑफ गैस ले लें एक सब्सटेंस का, तो फिर होगा क्या कि रेंडमनेस जो है वो सबसे ज्यादा किस में होगी, यानी कि मोलार एंट्रोपी, ठीक ना। यहां पर आप लिख लो सबसे पहली बात, मोलार एंट्रोपी का क्या मतलब होगा, एंट्रोपी पर मोल। मोलर मास क्या होता था, मास पर मोल, यही होता था ना। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास कितना हुआ, तो मोलार एंट्रोपी मतलब क्या, एंट्रोपी पर मोल, यानी कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का एंट्रोपी कितना है, एंट्रोपी पर मोल। आप क्या लिख सकते हो, एंट्रोपी पर मोल, ठीक है ना। तो जो मोलार एंट्रोपी का ऑर्डर है हमारे पास में, ठीक ना, जिसको कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलार एंट्रोपी को एस एम से, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस एम, ठीक है ना। तो एस एम जो है वो सबसे ज्यादा किसका होगा, मोलार एंट्रोपी जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी। लेट सपोज कि एक्स जो कंपाउंड है उस एक्स कंपाउंड के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक ना। यानी कि मोलार एंट्रोपी ऑफ एक्स किसका, गैसेस का सबसे ज्यादा होगा, किसका, गैसेस का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद
मोलार एंट्रोपी ऑफ एक्स लिक्विड का होगा और उसके बाद मोलार एंट्रोपी ऑफ एक्स गैस, सॉरी एक्स सॉलिड का होगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये? तो ये ऑर्डर रहा होगा, ठीक ना। सबसे ज्यादा ऑर्डर डिसऑर्डर कौन रहा होगा? गैस रहा होगा। इसी वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसकी रैंडम या फिर एंट्रोपी जो है, मोलार एंट्रोपी जो है सबसे ज्यादा किसकी आएगी? किसकी आएगी? गैस की। अब मान के चलो कि डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म है, जैसे कि कार्बन, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना। तो अगर बोलेंगे ना तो सबसे ज्यादा ऑर्डरली अरेंज किस में होता है? अगर आपने सॉलिड स्टेट थोड़ी सी भी पढ़ी होगी ना, नहीं पढ़ी है, थोड़ी सी भी नहीं पढ़ी है, सुनी भी ना है सॉलिड स्टेट के बारे में कि एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते थे। एमोर्फस में क्या होता है? अरेंजमेंट जो होता है वो डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना। और जो हमारे पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें अरेंजमेंट क्या होता है? ऑर्डर्ड होता है। क्या होता है? ऑर्डर्ड होता है। क्या होता है? ऑर्डर्ड। मतलब ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। मतलब एक फिक्स्ड मैनर में क्या हो रहा है? अरेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी मॉलिक्यूल आ गया, ऐसा नहीं है। एक अरेंज एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट रहा होता है, ठीक है ना। तो वो जो हमारे पास में डायमंड या फिर क्रिस्टलाइन है ना, अगर हम ज्यादा अच्छा अरेंजमेंट की बात करेंगे ना, कि देखो कोई भी जो कंपाउंड होता है ना वो सॉलिड स्टेट में है, उसके पीछे का रीजन सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं रहा होता कि कितना अच्छा सॉलिड होगा ना। कोई भी कंपाउंड जो है या फिर कोई भी हमारे पास में बोल सकते हो सब्सटेंस जो है कितना अच्छा सॉलिड होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ही डिपेंड नहीं करता है कि उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना। यानी कि आपने पढ़ा है ना कि सॉलिड में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद लिक्विड में और गैसेस में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है। बट हम दोनों ही सॉलिड को कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं आपको कि डायमंड भी क्या होता है? सॉलिड होता है। ग्रेफाइट भी क्या है? सॉलिड है। तो कोई भी कंपाउंड के कोई भी सॉलिड में रहने के पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ कोई भी मतलब कंपाउंड के सॉलिड में रहने के पीछे का रीजन कितना या फिर कितना अच्छा सॉलिड होगा, वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। वो अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? अरेंजमेंट। कि जितना अच्छा अरेंजमेंट होगा उतना ही अच्छा क्या होगा? सॉलिड होगा। उतना ही अच्छा क्या होगा? सॉलिड होगा। जैसे कि आप समझो ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि लेट सपोज कि ये लिखना हो चुका है, बताओ ये लिखना हो चुका है? हो चुका है? एक समझो कि ये एक अरेंजमेंट है सॉलिड का और एक अरेंजमेंट जो है ना ऐसा है। मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि एक जो है ना इंसान जो है ना मतलब आता है, स्कूल से जाता है और क्या करता है? कपड़े जो है ना इधर उधर फेंक के रख देता है, ठीक ना। तो वो क्या हो गया? अरेंजमेंट नहीं हुआ वो। लेकिन एक है जो बिल्कुल अच्छा बच्चा है, ठीक ना, जा करके कपड़े मोड़ता है फिर मतलब रखता है, ठीक ना। तो वो क्या हो गया? मतलब ऑर्डर हो गया। तो ये ऑर्डर और डिसऑर्डर की बात हो रही है, ठीक ना। तो देखो ये भी हमारे पास में एक अरेंजमेंट है और एक अरेंजमेंट हम ऐसा ले लिए, एक अरेंजमेंट को ऐसा ले लिए। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर दोनों के गैप के बीच में आ रहा है, ठीक ना, दोनों के गैप के बीच में आ रहा है कुछ इस तरह से। यहाँ पर जस्ट ऊपर आ रहा था, यहाँ पर देखो गैप देखो यहाँ पर, ठीक ना। एक ये वाला अरेंजमेंट देखो आप, ठीक ना, एक ये वाला अरेंजमेंट देखो, एक ये वाला अरेंजमेंट है और एक ये वाला अरेंजमेंट है ना। तो यहाँ पर गैप क्या है? ज्यादा है एटम्स के बीच में। यहाँ पर एटम्स के बीच में गैप क्या है? कम है ना। तो ज्यादा अरेंजमेंट अच्छा कौन माना जाएगा? जहां पर गैप क्या होगी? कम होगी, है ना। तो डायमंड जो होता है ना, डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। उनके बीच में जो गैप है ना वो क्या होती है? कम होती है। या फिर आप यूं कहो कि वहां पर अच्छा ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है, यानी कि ऑर्डरली अरेंज होते हैं। मतलब अच्छे खासे तरीके से ऑर्डरली क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं। जबकि ग्रेफाइट में लेस ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। ग्रेफाइट में क्या होता है?
लेस ऑर्डरली अरेंज्ड होता है। तो जहां पर ज्यादा ऑर्डरली अरेंज्ड होगा वहां पर एंट्रोपी होगी कम, उनके बीच में गैप क्या होगा, कम होगा, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम। और जहां पर क्या होगा, लेस ऑर्डरली अरेंज्ड होंगे वहां पर एंट्रोपी हो जाएगी ज्यादा। यानी कि डायमंड में मोर ऑर्डरली अरेंज्ड है तो वहां पर एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम। और ग्रेफाइट में लेस ऑर्डरली अरेंज्ड होने की वजह से वहां पर एंट्रोपी क्या हो जाएगी, ज्यादा। बोलो बात समझ में आ रही है ये? तो लिखो कि एलोट्रोपिक फॉर्म में, इन डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, यानी कि मतलब क्या, सॉलिड में ही रहा होगा, एक ही कंपाउंड है लेकिन सॉलिड में ही है, एक ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम है ना हमारे पास में, कार्बन ही रहा होगा, डायमंड में भी कार्बन रहा होगा और ग्रेफाइट में भी कार्बन है, दोनों सॉलिड है, बट एंट्रोपी क्या होगी, डिफरेंट होगी। किस पर डिपेंड कर रही है, ऑर्डर्ड पर, ठीक है ना, कि ऑर्डरली अरेंज। तो लिखो, क्या लिखोगे, कहने का मतलब क्या है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। कोई भी दो सब्सटेंस है जिसमें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, सेम है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सेम। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ग्रेफाइट एंड दूसरा क्या है हमारे पास में, डायमंड। बोथ आर द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, बोथ आर द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, बोथ आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कहने का मतलब क्या है, दोनों में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, सेम है, कार्बन से ही मिलकर के बने हुए हैं, ठीक ना। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही बना हुआ है और ये भी हमारे पास में कार्बन का ही बना हुआ है। ग्रेफाइट जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सीड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, सीड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। और आप अगर सॉलिड स्टेट पढ़ोगे ना आगे चल के, तो उसमें आप पढ़ोगे, ठीक है ना, कि दो लेयर होते हैं, उनके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। सीड्स या फिर बोल सकते हो क्या, लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है सीड्स, और यू कैन से लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर। और डायमंड में क्या होता है, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देखो यहां पर जो है ना, आप इस बात को समझो कि लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर से हम लोग को कोई लेना देना नहीं, हम लोग को लेना देना किससे है, ऑर्डरनेस से है। यहां पर जो हमारे पास में एटम्स होते हैं लेस ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। यहां पर क्या होते हैं, कार्बन एटम्स लेस ऑर्डरली अरेंज्ड। यहां पर जो कार्बन एटम्स होते हैं वो लेस ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। वेयर इज डायमंड में अगर बात करी जाए तो यहां पर क्या होता है, मोर ऑर्डरली अरेंज्ड। यानी कि ऑर्डर्ड बढ़ेगा, ठीक ना, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर बढ़ेगा, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्डर क्या होगा, बढ़ेगा। लेस ऑर्डरली अरेंज्ड, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑर्डरनेस जो है वो क्या होगा, अगर बढ़ेगा तो रैंडमनेस क्या होगी, कम होगी। और रैंडमनेस अगर कम होगी तो क्या होगा, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होगी बताओ, बढ़ेगी, है ना। यानी कि यहां पर लेस ऑर्डरली अरेंज होने की वजह से एंट्रोपी क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसमें एंट्रोपी क्या होगा, कम होगा। बोलो बात समझ में आ रही है?
इसमें एंट्रोपी क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। और एंट्रोपी चेंज जो होता है वो पॉजिटिव होता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है ना। फेज ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब वो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा या फिर लिक्विड से गैस में जाएगा तो वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज इन एंट्रोपी जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बोलो उधर लिखना हो चुका है क्या, मिटा दूं? Now next is the entropy change in phase transformation. Next is the entropy change in phase ट्रांसफॉर्मेशन कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा। चेंज इन एंट्रोपी मतलब किसके बारे में बात हो रही है, डेल्टा एस। और डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन होता है ना, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग ये बात कि फाइनल एंट्रोपी माइनस में माइनस इनिशियल एंट्रोपी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं ये बात, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन होता है ना, तो लिख सकते हैं ये बात, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कि कोई एक्स कंपाउंड है जो कि सॉलिड स्टेट में है, वो किस में जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है। किस में जा रहा है, लिक्विड में, है ना। और वो एक्स लिक्विड जो है फर्दर फिर किस में जा रहा है, लेट सपोज गैसेस में जा रहा है ना। या फिर ऐसा अलग से लिख लो, या फिर एक्स जो हमारे पास में सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है। तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, यानी कि सब्लिमेशन हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इन सब में, इन सभी में चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यहां पर देखो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, फाइनल माइनस इनिशियल है ना। तो यहां पर डेल्टा एस जो होगा हमारे पास में, डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी ऑफ एक्स एस माइनस में क्या हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ एक्स लिक्विड, होगा ना, ये होगा कि नहीं, सॉरी लिक्विड का ज्यादा होगा ना, तभी तो पॉजिटिव आएगा ना, एक्स एल और यहां पर क्या ले लिया, एक्स सॉलिड, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जब सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे ना तो रेंडमनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, मतलब इसकी कम होगी, इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये ज्यादा से कम क्यों माइनस कर रहे हैं ना हम लोग, तो ओवरऑल वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। बोलो बात समझ में आ रही है। सिमिलरली आप इस वाले केस में भी देखो कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ इनिशियल, इनिशियल क्या है हमारे पास में, इनिशियल हमारे पास में लिक्विड स्टेट में था रहा, एक मिनट सॉरी, हाँ फाइनल पहले लिखेंगे ना, फाइनल तो क्या हो जाएगा, एक्स गैस एंट्रोपी ऑफ एक्स गैस माइनस में क्या हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ एक्स लिक्विड। बोलो होगा ये। और जब ये चीज होगा तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि गैसेस की एंट्रोपी लिक्विड के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव और इसकी वैल्यू कम होती है, मतलब एंट्रोपी इसमें कम रही होगी ना, तो ओवरऑल वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। यहां पर देख लो अगेन, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल, फाइनल मतलब क्या हो गया हमारे पास में गैस का, और माइनस क्या हो जाएगा, सॉलिड का एंट्रोपी, है ना। तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये तीनों तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज इन एंट्रोपी, चाहे वो हमारे पास में सॉलिड से लिक्विड में जाए या फिर लिक्विड से गैस में जाए या फिर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चला जाए, तो चेंज इन एंट्रोपी जो आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आ रही है।
अब अगर इनमें से कोई भी ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या करते हैं हम रिवर्स करते हैं, इन तीनों में प्रोसेस में से कोई भी प्रोसेस को अगर क्या करें हम रिवर्स करें कि इफ एनी ऑफ दिस प्रोसेस इज रिवर्स, इफ क्या लिखोगे, इफ एनी ऑफ दिस प्रोसेस इज रिवर्स, क्या होगा बताओ कि अगर प्रोसेस को क्या करते हैं रिवर्स करते हैं, किसी एक को करके देख लें। यानी कि x हमारे पास में गैसेस स्टेट में है और उसको हम किस में लेकर के जा रहे हैं, सॉलिड स्टेट में, तो एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो जाएगी, है ना। तो अगर डेल्टा एस की बात करी जाएगी यहां पर तो क्या होगा, रिवर्स हो जाने पर ये वैल्यू कैसे आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। यानी कि चेंज इन एंट्रोपी विल बी नेगेटिव, चेंज इन एंट्रोपी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि डेल्टा एस विल बी इक्वल टू क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यानी कि एस ऑफ एक्स एस माइनस क्या हो जाएगा, एस ऑफ एक्स गैस, यही होगा, है ना। तो ज्यादा वाला माइनस हो रहा है ना, माइनस में ज्यादा वाला जा रहा है, वैल्यू तो इसकी ज्यादा रही होगी ना, एंट्रोपी इसकी ज्यादा रही होगी, तो ओवरऑल वैल्यू कैसा आएगी, नेगेटिव आएगी। ये वैल्यू ज्यादा है ना, तो ज्यादा वाले का साइन लगता है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी जो है, अगर प्रोसेस को रिवर्स किया जाएगा इनमें से कोई भी प्रोसेस को, तो चेंज इन एंट्रोपी कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। बोलो बात समझ में आ रही है ये। इफ एनी ऑफ दिस थ्री प्रोसेस विल बी रिवर्स देन एंट्रोपी विल बी नेगेटिव, तब एंट्रोपी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब अगर मान के चलो कि कोई केमिकल रिएक्शन है और डाटा गिवन नहीं है, तो हम लोग एंट्रोपी चेंज कैसे करेंगे, यानी कि तब हमारे पास में एंट्रोपी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो कब होगी, ठीक है ना। तो इसी बात को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, कि कब हमारे पास में केमिकल रिएक्शन में जो एंट्रोपी चेंज है, चेंज इन एंट्रोपी है, अगर रिएक्शन में गिवन नहीं है, रिएक्शन दिया गया है और डाटा गिवन नहीं है, तो हम लोग कैसे बताएंगे कि चेंज इन एंट्रोपी जो होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, और किसको देखते हुए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना। इसकी भी बात हम लोग करते हैं अब, ठीक ना। डेल्टा एनजी के बारे में बात किया था ना, डेल्टा एनजी क्या होता है, चेंज इन द नंबर ऑफ गैसेस मोल इन ए रिएक्शन। क्या था डेल्टा एनजी, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में क्या होता था, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, यही होता था ना। तो वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले वो क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, और अगर ग्रेटर देन क्या आता है, जीरो आता है, तो जो चेंज इन एंट्रोपी होगा रिएक्शन के लिए वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो इतना लिखना हो चुका है, मिटा दूं पहले, बताओ तो, मिटा दूं। देखो अब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर डाटा गिवन नहीं होगा तो हम लोग चेंज इन एंट्रोपी की बात कैसे कर सकते हैं, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी इन ए केमिकल रिएक्शन, क्या लिखोगे, चेंज इन एंट्रोपी इन ए केमिकल रिएक्शन। देखो अब ध्यान दो इधर कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी का कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है, अगर डाटा गिवन नहीं है तो, इफ डाटा इज नॉट गिवन, और डाटा गिवन होगा उसके लिए आगे बात करेंगे कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। ध्यान दो इधर, देखो अब, ठीक है, अगर डाटा गिवन नहीं होगा तो हम लोग किसकी बात करेंगे, डेल्टा एनजी। हम लोग को रिएक्शन तो गिवन होगा ना, तो क्या लिखोगे, इफ डेल्टा एनजी इज ग्रेटर देन जीरो, इफ डेल्टा एनजी इज ग्रेटर देन जीरो, जब डेल्टा एनजी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, देन डेल्टा आर एस, यानी कि रिएक्शन का जो एंट्रोपी चेंज होगा, यानी कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन, ये क्या है हमारे पास में,
एंट्रोपी चेंज ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यही क्या हमारे पास में एंट्रोपी चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन, इसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा आर एस, ठीक है। देन डेल्टा आर एस जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेल्टा एन जी आपको निकालने आता था ना, डेल्टा एन जी क्या होता है हमारे पास में बता दो, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, नंबर ऑफ चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, चेंज इन द नंबर ऑफ और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वाले रहे होते थे पहले, माइनस में क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट वाले होते थे। तो बताओ अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कहने का मतलब क्या है कि मान के चलो कि एक हमारे पास में ए बी क्या था, कंपाउंड था, ये सॉलिड में था, लेट्स सपोज ये सॉलिड में था, अब ये टूट रहा है, ठीक है ना, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि जहां पर कि फेज चेंज ऑब्जर्व होगा, लेट्स सपोज कि यहां पर हमारे पास में ये क्या था, सॉलिड स्टेट में था, और दूसरा क्या था हमारे पास में, लेट्स सपोज कि कोई हमारे पास में सी था जो कि गैसेस स्टेट में था, ये क्या दे रहा है, ए गैस दे रहा है प्लस में बी गैस दे रहा है, ये दे रहा है, ठीक है ना, सॉरी ऐसा आप लिख लो, सी गैस और डी गैस दे रहा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ दे रहा है, ठीक है ना, और भी एक गैसेस मोल बढ़ा सकते हो आप, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ गैसेस मोल का डिफरेंस कितना निकल के आएगा बताओ, देखो यहां पर क्या था, ये तो हमारे पास में इसकी रैंडमनेस तो होती ही नहीं है सॉलिड में, सॉलिड मॉलिक्यूल की होगी ही नहीं, ये गैसेस का ही होगा जो कि मतलब हमारे पास में रैंडमनेस रहा होगा, इसकी तो सबसे कम होगी, और यहां पर तो गैसेस में टूट जा रहे हैं ना वो, तो पहले एक मॉलिक्यूल था बाद में दो मॉलिक्यूल हो गया, तो रैंडमनेस क्या हो गई, बढ़ जाएगी ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने से रैंडमनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो जब यहाँ पर डेल्टा एन जी निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा ना, यहाँ पर गैसेस के मोल कितने हैं 2 माइनस क्या हो जाएगा 1, दैट विल कम्स आउट टू बी 1, दैट इज पॉजिटिव, मतलब बढ़ रहा है ना। ओवरऑल आप इस रिएक्शन से भी बात समझो कि मतलब दो मॉलिक्यूल में टूट रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने से रैंडमनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो सही बात है कि मतलब हमारे पास में डेल्टा एन जी क्या होगा, अगर 0 से ज़्यादा होगा तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। व्हाट इफ इट विल बी नेगेटिव, देन डेल्टा आर एस विल बी ऑल्सो नेगेटिव, है ना, बात समझ में आ रही है कि अगर क्या होगा डेल्टा एन जी यानी कि चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल in a reaction is less than 0, then change in entropy of the reaction, that is delta Rs, will be also negative। बोलो अब मान के चलो कि यहां पर हमारे पास में इसको हम रिवर्स कर दें, इसको रिवर्स लिख दें हम, है ना, कि इसको हम रिवर्स कर देंगे तो फिर नंबर ऑफ गैसेस मोल प्रोडक्ट में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना, प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट था ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट मोल्स माइनस में क्या था, रिएक्टेंट था, तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएंगे उस वक्त पर, कम हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट में कम रिएक्टेंट में ज़्यादा वैल्यू, तो ओवरऑल वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव आई तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। बोलो बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं है ना। अब देखो अगर क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब क्या है कि वो क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 होगा देन डेल्टा आर एस इज 0, या फिर ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 लिखो, ठीक है ना, क्या लिखोगे, ऑलमोस्ट इक्वल टू द 0, मतलब स्लाइटली क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, मे बी स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या लिख सकते हो, मे बी स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या हो सकता है, स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अब कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी इन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फॉर्म, कि एटॉमिक फॉर्म में है और कहीं पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है ऑफ एन एलिमेंट इन सेम फिजिकल स्टेट,
कि सेम फिजिकल स्टेट में कहीं पर एटॉमिक फॉर्म में है, कहीं पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो एंट्रोपी चेंज हम लोग कैसे देखेंगे या फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे या फिर हम लोग कैसे बोलेंगे कि कहां पर एंट्रोपी चेंज ज्यादा होगा या फिर एंट्रोपी की वैल्यू कहां पर ज्यादा होगी। ठीक है ना, एंट्रोपी चेंज बोलने की बजाय आप ये बोलो कि एंट्रोपी की वैल्यू कहां पर ज्यादा होगी। फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तब हमारे पास में एंट्रोपी किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, इसी की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, एटोमिसिटी जितनी ज्यादा होगी, एटोमिसिटी क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स है ना, तो एटोमिसिटी ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, आप यहाँ फिर ऐसे ही बोल सकते हो कि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो एटोमिसिटी ज्यादा, और एटोमिसिटी ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा, यानी कि स्ट्रक्चर हमारे पास में, जैसे कि हम बात कर लें सीओ, सीओ में 2 ही एटम है, CO2 में दोनों कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट देख लो सेम है ना हमारे पास में, सीओ में भी कार्बन और ऑक्सीजन है और CO2 में भी क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन ही है कि नहीं। लेकिन CO2 जो है उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या है, ज्यादा है, एटोमिसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, नंबर ऑफ बॉन्ड क्या हो गए, बढ़ गए। तो जो हमारे पास में रोटेट करने का जो हमारे पास में टेंडेंसी है CO2 का क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि रोटेटिंग मतलब डिफरेंट तरह से रोटेट करने की टेंडेंसी उसके पास में रही होगी, यानी कि रोटेशन डिफरेंट तरीके से वो क्या आ सकता है, कर सकता है वो। या फिर बोल सकते हो क्या कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने की वजह से या फिर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ने की वजह से रेंडमनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन को ले लो आप, मॉलिक्यूलर फॉर्म O2 हो गया, और एक मॉलिक्यूलर फॉर्म ओजोन हो गया, एटॉमिक फॉर्म ऑक्सीजन हो गया। तो जैसे जैसे एटोमिसिटी बढ़ते जाएगी ना, रेंडमनेस क्या होते जाएगी, वैसे वैसे कम होते जाएगी। क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। ठीक है ना, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। और ध्यान रखने वाली बात क्या है, फिजिकल स्टेट शुड बी सेम एंड कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट शुड बी ऑल्सो सेम। ठीक है, तो लिखो कंपेरिजन ऑफ एंट्रोपी एंड इन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फॉर्म। मिटा दूं, मिटा दो ना रे। तो लिखो कंपेरिजन ऑफ कंपेरिजन ऑफ एंट्रोपी इन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फॉर्म। किस फॉर्म में, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट इन सेम फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फॉर्म से आप ये समझो कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होने चाहिए। कंस्टिट्यूएंट का मतलब समझ में आता है, मतलब जिससे मिलकर के वो बना हुआ है, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक बात लिखो कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट जितना ज्यादा होगा, ठीक है, या फिर मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का मोलर मास जितना ज्यादा होगा, मोर विल बी द एटोमिसिटी। या फिर लिखो मोर द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, more the molar mass of an element, more will be the atomicity। will be the एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि एटोमिसिटी ज्यादा होगी मतलब क्या है, मोर नंबर ऑफ एटम्स। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मोर कॉम्प्लेक्सिटी इन ए मॉलिक्यूल। क्या लिखोगे,
उतना ही ज्यादा क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी होगी मॉलिक्यूल में, एंड मोर विल बी द एंट्रोपी। ध्यान रखने वाली बात क्या है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और फिजिकल स्टेट शुड बी ऑल्सो सेम। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, हम क्या बात करें, एटोमिसिटी क्या होगी, जितनी ज़्यादा होगी ना कॉम्प्लेक्सिटी उतना ही ज़्यादा होगा, और एंट्रोपी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि SO2 ले लिए, ये भी गैसेस स्टेट में है, या फिर SO2 लेने की बजाय SO3 ले लो, एक SO3 ले लिया आपने, दूसरा एक ले लिया SO2, और तीसरा एक ले लिया SO, सल्फर ऑक्साइड। ये तीन हमारे पास में कंपाउंड्स हैं, और तीनों ही किस स्टेट में है, गैसेस स्टेट में। ध्यान रखने वाली बात है, कंपैरिजन हम लोग तभी करेंगे जब कंपाउंड का फिजिकल स्टेट क्या होगा, सेम होगा। कंपैरिजन तभी किया जाएगा जब फिजिकल स्टेट सेम होगा और कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो देख लो, यहां पर भी सल्फर ऑक्सीजन है, यहां पर भी सल्फर ऑक्सीजन, यानी कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है, सेम है। एटोमिसिटी किस में ज्यादा है, फर्स्ट वाले में ज्यादा है, नंबर ऑफ एटम्स इसी में ज्यादा है ना, तो एंट्रोपी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बताओ, ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी बताओ क्या निकल के आएगा, फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा आएगा कि नहीं, आएगा ना, फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर क्या होगा, थर्ड होगा। अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लें, उन दोनों में एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होगी। यानी कि ये क्या है, हम लोग के पास में एंट्रोपी है, एंट्रोपी ऑफ SO3, एंट्रोपी ऑफ SO2, एंट्रोपी ऑफ SO, ठीक है ना। तो एंट्रोपी ऑफ CO2 gas will be greater than that of entropy of CO gas. Another example can be taken as O3 है, entropy of O3 gas, ozone gas, entropy of O2 gas, and entropy of oxygen atom. constituent element क्या है, सेम है, ऑक्सीजन ही तो है ना। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी, ओजोन की, फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, और फिर हमारे पास में किसका होगा, ऑक्सीजन एटम का, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन का। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि अगर मान के चलो कि हम क्या बोले, एंट्रोपी ऑफ N2O5 है, नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है। दूसरा क्या है, एंट्रोपी ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, एंड नेक्स्ट इज द NO2। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में, SNO। ये सारे के सारे क्या हैं, गैसेस स्टेट में हैं, सारे के सारे किस स्टेट में हैं, फिजिकल स्टेट शुड भी, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट शुड भी सेम, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक ना। अब मान के चलो कि स्टेट ही डिफरेंट हो जाए, ठीक ना, जैसे कि लिक्विड है और सॉलिड है, तब तो बात ही अलग हो जाएगी, है ना। तो सॉलिड की उसमें तो ज़्यादा होती है, जैसे कि H2O है हमारे पास में, एंट्रोपी ऑफ H2O सॉलिड है, एंट्रोपी ऑफ H2O लिक्विड है, और एंट्रोपी ऑफ H2O गैस है। तो इस बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि सॉलिड में एंट्रोपी क्या होती है, सबसे कम होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में होती है। यहाँ पर फिजिकल स्टेट ही क्या है, डिफरेंट है, कंपाउंड तो सेम है बट फिजिकल स्टेट ही क्या है, डिफरेंट है, ठीक ना। कंपाउंड एक ही है, फिजिकल स्टेट क्या है, डिफरेंट। तो फिजिकल स्टेट जब डिफरेंट रहा होगा तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में, सॉरी गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में सबसे ज्यादा होता है, गैस में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, फिर सबसे कम किस में होगा, सॉलिड में एंट्रोपी रहा होगा। बोलो बात समझ में आई। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जा सकता है कि किस में एंट्रोपी ज़्यादा होगी, किस में कम होगी। कोई एक केमिकल रिएक्शन दे करके पूछ सकता है कि एंट्रोपी किस में पॉजिटिव होगी, किस में नेगेटिव होगी, और किस में इक्वल टू 0 होगी। तो डेल्टा एन जी कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। बताओ क्लास में कोई डाउट, कोई समस्या। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर कि हम लोग आगे एंट्रोपी को कंटिन्यू करेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।